हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि सभी को पता है कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी काफ़ी वैकेंसी है। जो राजस्थान का जो भी कोई भी है वैकेंसी, तो उसके अंदर जीके जो है कॉमन रहता ही है। तो अगर आप दूसरी भर्ती के लिए देख रहे हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। स्पेशली हम सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसके अंदर जो जीके वाला पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे आज। और जिसके अंदर भी हिस्ट्री का पोर्शन है उसको अगर किसी का पहले से पढ़ा हुआ है तो वो रिवीजन के तौर पर भी जो है इस क्लास को ले सकता है, ठीक है। जो 2025 का अगेन जो है वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है और जिसका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है 19 अगस्त से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने भर दिए होंगे और नहीं भरे तो जल्द से जल्द उनको फॉर्म को भर दे, ठीक है, सेकंड ग्रेड का। और चलिए अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं। तैयारी का देखो मैं बता देता हूँ, आज जो है पहली क्लास रहेगी, ठीक है। तो पहली क्लास के अंदर हम ऐसा नहीं कि हम आपको, हाँ, मैटर जो है कंप्लीट देंगे, ऑथेंटिक देंगे हर चीज़, ठीक है। और उसके अंदर जो है हम जो अपने स्लाइड वगैरह रहेगी, स्लाइड को मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद में, ताकि क्या है जल्द से जल्द अपना जो है सिलेबस कंप्लीट हो सके। और उसके बाद में हम जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को जाया करते हुए। तो आज अपना टॉपिक जो है उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे, पढ़ने वाले हैं आज जो है एंशिएंट कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर कालीबंग आ जाएगा, आहड़ आ जाएगा, गणेश्वर आ जाएगा, बेराट आ जाएगा, ठीक है। इनके अलावा जो कुछ रहेगा तो उनको भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये देखो इक्वेशन कैसे आते हैं, 2018 में आ चुका है, 2022 में। तो देखिए, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जानता है? ताम्रवर्ती नगरी आहड़ है, ठीक है। तो ऐसे हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लाइट का थोड़ा सा इश्यू है, लाइट आ रही है जा रही है तो उस कारण। तो मैं अपनी जो है फोटो को जो है पहले से साइड में कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। और ये अपनी फोटो गई गायब, ठीक है। तो अब देखिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। और सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे थे, जैसे आज का ये फर्स्ट टॉपिक ही है, ठीक है। सिविलाइजेशन, सभ्यता। वस्तुओं के आधार पर सभ्यता को जो है, देखो पाषाणकालीन जो पत्थरों से जहाँ पे थे, ताम्रयुगीन जहाँ पे कॉपर जो टाइम था, फिर कांस्य युगीन ब्रोंज वाला। कांस्य कैसे बनता है? तांबा और टीन, तांबा और टीन, ठीक है। तांबा और टीन को मिक्स करके जो कांस्य बनाया जाता है। और लोहयुगीन, तो वस्तुओं के आधार पर जो है सभ्यताओं को पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन, कांस्य युगीन और लोह युगीन के ऊपर बांटते हैं। और उम्मीद करता हूँ देखो आप समझ पाए होंगे, ये तो बेसिक चीजें ही है। जिसके अंदर क्या होता है, पाषाण कालीन क्या है, ताम्र युगीन क्या है, ऐसा कांस्य युगीन क्या है, ये पता ही है आपको, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। देखिए ये अपना जो है उस समय सभ्यता कालीन जो है अपना भारत का नक्शा है, उस तरफ से देखते हैं हम। जो उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर पे यहाँ पे जो है मांडा था, मांडा बोल जाता था इस क्षेत्र को, मांडा क्षेत्र। और देखिए यहाँ पे जो है ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाली इस साइड गुजरात के अंदर, तो इसको बोलते हैं सुल्तान और बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है वर्तमान में अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये अपना इधर राजस्थान है ही है, ठीक है ना। और इधर इस साइड जो था इस सभ्यता का, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो स्टार्टिंग में थी अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका विस्तार की बात कर रहे हैं। तो उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? इधर उत्तर के अंदर मांडा से, इधर पश्चिम के अंदर सुल्तान और बलूचिस्तान, और इधर जो है पूर्व के अंदर देखा जाए तो पूर्व के अंदर क्या है, इधर आलमगीरपुर। और ये अपने को ध्यान रखना है कुल मिला के, ठीक है। देमाबाद, ये यहाँ से महाराष्ट्र, देमाबाद यहाँ से, ठीक है। और इधर नदियां कौन कौन सी है अपने को पता ही है, चेनाब है, झेलम है, रावी है, सतलुज है। सिंधु नदी की जो है सहायक नदियां है, सिंधु नदी इधर से निकलती है, उद्गम है इस शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे हम बढ़ते हैं, यहाँ से अब उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, बेसिक चीजें ही है। देखिए हम इतिहास की बात करें, इतिहास को जब भी पढ़ा जाता है तो देखो इतिहास तीन भागों में ऐसे बांट सकते हैं अपन। जो प्रागैतिहासिक काल होता है जिसके अंदर, और एक आगैतिहासिक काल है और एक ऐतिहासिक काल है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य मिल रहे हैं, लिखित साक्ष्य जो है ना, मतलब प्रागैतिहासिक काल के अंदर ना लिखित साक्ष्य है और लिखित साक्ष्य नहीं है तो इनको पढ़ा भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये दोनों चीजें नहीं होती इसके अंदर, लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है इसके अंदर। आगे जैसे काल के अंदर लिखित साक्ष्य तो है, मतलब लिखित लिखा हुआ तो है, लेकिन क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ नहीं पाए, ऐसा मतलब कुछ आर्डिटेज लाइनर ऐसा कुछ है, तो इस कारण जो है इसको नहीं पढ़ पाए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल के अंदर जो चीजें अपन को मिली है उनको लिखी गई है, उनको पढ़ा भी गया है और लिखी हुई भी मिली है, ठीक है। दोनों चीजें हैं। इसमें लिखित साक्ष्य किसके अंदर, आगैतिहासिक काल में, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका। और लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं किसके, प्रागैतिहासिक काल के। उम्मीद करता हूँ यहाँ से एक्सप्लेनेशन क्लियर हो पाया होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। वस्तुओं के आधार पर हमें पहले बात करी थी स्टार्टिंग में, पाषाण
कालीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है और लोह युगीन सभ्यता है। कांस्य अब मैंने देखा था, कांस्य किससे बना था? तांबा और टीन से, ठीक है ना। इधर दिखाया था पहले को, कौन से की? तांबा और टीन, ठीक है ना, तांबा और टीन। तांबर को कॉपर बोलते हैं, टीन को अगर बोलेंगे तो असन, ठीक है ना, असन। ये केमिकल के अंदर स्ट्रक्चर। तो अपनी स्लाइड आ गई वापस से, ठीक है। तो इधर हो गया वस्तु के आधार पर सभ्यता का वर्गीकरण देख लिया अपन ने, पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन, कांस्ययुगीन और लोहयुगीन। उसके बाद में हम देखो सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ ही रहे थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं इसे। देश जो है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ तक जो है इसका क्षेत्र जो है विस्तार था। और ये अपन ने देखा था उस मैप के अंदर भी। अब देखिए इधर देखो, इधर जो है उत्तरी भाग जो है इसका अपन ने देखा था, इधर उत्तरी भाग आया था तो क्या था? उत्तरी भाग के अंदर था मांडा, ठीक है ना। उत्तरी भाग के अंदर मांडा, जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके अलावा देखा था अपन ने इस दक्षिणी भाग था देमाबाद, जो है परवरा नदी या गोदावरी नदी है जिसे बोला जाता है, गोदावरी नदी के अंदर, नदी के तट तक। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के। और पश्चिमी जो है सूत का गेंडोर था। सूत का गेंडोर कहाँ पे था? तो अपन को पता है सूत का गेंडोर दाश नदी तक। यहाँ तो यहाँ से जो है इसका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। कोई नहीं, वही चीजें हैं जो मैप के अंदर मैंने दिखाई थी, वो देखो मैप वापस से मैं दिखा देता हूँ। ये रहा मांडा, मांडा हो गया, ये देमाबाद हो गया, ये सूत का गेंडोर हो गया, और ये हो गया आलमगीरपुर। बस इसके अंदर नई चीजें क्या है पूछेगा नहीं वैसे कोई, ना इधर से क्वेश्चन बनने के चांस है। बस ये जो है ध्यान रखना, सूत्रा गेंडोर दाश नदी के किनारे, देमाबाद परवरा नदी है गोदावरी नदी, आलमगीर हिंडन हिंडन नदी, और ये जो मांडा है चिनाब नदी के पास, ठीक, ये ध्यान रखना है। और देश कौन से थे? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके अलावा देखो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। हड़प्पा की खोज, हड़प्पा की खोज ये ध्यान रखना फैक्ट है दयाराम शाह ने 1921 के अंदर। और हड़प्पा क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए राजस्थान की सभ्यता की बात करते हैं अपन। राजस्थान की सभ्यता देखो, पहले अपन ने क्या बताया था, एक फैक्ट बताया था, वो याद रखना अपन को। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921, कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। उसके बाद में बात कर रहे हैं राजस्थान की सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले आती है अपने पास कालीबंगा। कालीबंगा शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां, ठीक है, काली चूड़ियां। खोज जो है इसकी किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष, ठीक है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ अभी याद करने की, अब मजा आएगा कहानी के अंदर, ठीक है। तो घोष मतलब क्या होता है? गोस्ट ऐसे समझो, गोस्ट मतलब भूत। कहानी में आ गया भूत, भूत आएगा, ठीक है। तो कहानी के अंदर भूत लाएंगे अपन, तो भूत लाएंगे। तो देखिए कहानी स्टार्ट होती है कैसे। भूत लाएंगे तो भाई संकट मोचन मतलब कौन आएंगे? हनुमान जी आएंगे भाई, बालाजी रक्षा करेंगे भूत प्रेतों से। तो बिल्कुल बालाजी आएंगे इसके अंदर। तो भूत आएगा तो बालाजी आएंगे। तो इसके अंदर देखिए ये कौन है? बीके था, बीबी जो है, बीबी लाल नाम का व्यक्ति है कोई, ठीक है। बाबूलाल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, बाबूलाल। तो इसके जो है गोश्त लड़ गया। कौन लड़ गया? गोश्त। क्योंकि कालीबंगा सभ्यता की जो खोजकर्ता कौन थे? अमललन घोष। और कब की थी? अभी सन देखिए, सन तो भी 1953 में की थी, ठीक है ना। इसके अंदर नहीं लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन देख लेंगे अभी वापस से। तो देखिए अब कहानी के द्वारा जो ट्रिक के द्वारा अपन सॉल्व करते हैं। अब शांति से आप बैठिए, थोड़ी कहानी सुनिए बाबूलाल की। बाबूलाल के क्या लड़ गए मतलब घोस्ट लड़ गए, भूत लड़ गए। तो भूत लड़ गए, भूत लड़ने के बाद में ये गए हनुमान जी के पास। कहाँ गए? हनुमान जी के पास। हनुमान जी, हनुमान जी ने बोला भैया तू जाओ, इधर गगन नदी है, गगन नदी में स्नान करो, स्नान करो, आपके भूत प्रेत जो है दूर भाग जाएंगे। तो ऐसे करके ये गए, बाबूलाल जी गए इधर स्नान करने गगन नदी में। गगन नदी में स्नान गए तो वापस से ये ठीक हो गए, इनके भूत प्रेत जो भी लड़ा हुआ था वो वापस भग गए, ठीक है, पीछा छोड़ गया। वापस ये जब गए रास्ते में देखा तो खूब सारी जो है चूड़ियां इधर लगी हुई थी, क्योंकि मेला था हनुमान जी का, ठीक है, मंगलवार था, बढ़िया वार था। तो ये बहुत खुश थे क्योंकि भूत प्रेत से जो इनका पीछा छुड़ गया। इन्होंने सोचा अपनी पत्नी को खुश किया जाए, उनके लिए भी कुछ ले चले। चूड़ियां दिख गई भाई इनको, चूड़ियां दिखी, चूड़ियां दिखी, वो भी कैसी कलर की? काली कलर की चूड़ियां इनको पसंद आई। काफी कलर, अलग अलग कलर की चूड़ियां थी, लेकिन इनको पसंद कौन सी आई? काली चूड़ियां। भाई इतनी काली चूड़ियां पसंद। फिर ये काली चूड़ियां लेके गए अपनी बीवी के लिए। तो बीवी हो गई इनकी लाल, बाबूलाल की बीवी हो गई लाल। और लाल होने के बाद में इनको गुस्सा आया कि यार काली चूड़ियां कौन लाता है अपने। तो इन्होंने जड़ दिया एक थप्पड़, थप्पड़ जड़ दिया तो क्या हो गया? बाबू के हो गया लाल, क्या हो गया? गाल। बाबू के लाल हो गया गाल। तो बीबी ने क्या जड़ा? बीबी लाल हुई काली चूड़ियां देखकर, और जो बाबू के क्या जड़ दिया? थप्पड़, मतलब थप्पड़ जड़ दिया।
तो ये अपनी यहाँ तक की स्टोरी कंप्लीट हुई। उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। तो बीबी हो गई नाराज, अब इतनी ज्यादा नाराज हो गई भाई, बहुत ज्यादा दिल पे ले ली बात ने। और इसने बोला कि अब तू आज यहाँ नहीं सोओगे आप। क्या यार, दिमाग को गर्द ही करता है आदमी। हम काली चुड़िया कौन लाता है, कोई सोच वोच है ही नहीं सूझ। तो इनको बीवी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, तो फिर इन्होंने क्या निकाल दिया, अपने पति को जो है बाबूलाल को जो है बाहर कर दिया। बाबू की लाल गाल करके इसको बाहर कर दिया, ठीक है। बीबी के नीचे थापर हो गया और इधर से गए बाबूलाल। अब ये हो गया बाहर। एक मिनट, जस्ट सेकेंड। बीवी लाल हो गई तो इसने बोला कि आज तू बाहर ही रखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपनी कहानी देख ली। उसके बाद में इसको वो खाना वगैरह कुछ दिया नहीं और बोला ठीक है आज तू बाहर ही सोएगा। तो बाहर किस पे सोया, एक माचा था, ठीक है, चारपाई जैसे बोलते हैं, तो उसके ऊपर सोया, ठीक है। उसके बाद में और कौन भाई, और कौन, कोई नहीं थे। रात को बोल रहे थे कुत्ते भौंक रहे थे। कौन भौंक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे खूब से। तो ये वैसे ही सो नहीं पाया, ठीक है। तो इसको बोला यार सुबह पानी, पानी तो पिला दो, कोई नहीं आज मैं बाहर तो सो जाऊंगा, लेकिन इसको बोला कि यार पानी का गिलास तो ला दो एक। तब बीवी बीवी से बोला इतना क्या नाराजगी है, पानी का गिलास तो पकड़ा ही सकते हो। इसने बोला खुद ही कुआ खोदो और खुद ही पी लो। मतलब ऐसे बहुत गुस्से में लेके फिर चले गए अंदर की तरफ। फिर उसके बाद में ये रात जैसे तैसे निकाली इसने, ठीक है। फिर बाद में सुबह उठा तो वो बोला खाना के लिए, तो खाना, बीवी बहुत ज्यादा नाराज, इतनी ज्यादा नाराज हुई कि बोलो ये सामने जो ईंटें पड़ी है ना, ये ईंटें लाल, तो इन ईंटों को करो अपना जो है भट्टी बना लो और इधर से ही खा लो, ये बर्तन पड़े ही है मिट्टी की, ठीक है। ठीक है, तो इनसे क्या करो आप, बट चूल्हा बनाओ और इधर ही खाओ। और फिर बोला खाने के लिए क्या लाऊं, फिर खाने के लिए तो मतलब क्या खाऊं। बोला सामने खेत पड़ा है, देख लो, खेत के अंदर जाओ, जुताई करो, ठीक है, फसल उगाओ और ये ऊँट ले जाओ। अपने पास ऊँट ही है। ये जो है बाबूलाल गया ऊँट ले जाके खेत जोते। तो भाई इतनी ज्यादा नाराज हो गई तो बोलो, वैसे होता नहीं है, लेकिन एक कहानी के तौर पे आप सुन सकते हैं। और मजा आए तो बता देना, ठीक है। तो बाबूलाल की बीवी नाराज हो गई तो बाबूलाल को कुछ नहीं दिया, रात को भी बाहर सोया, पानी का गिलास भी नहीं दिया। और ईंटों से इसने जो है भट्टी बनाई, भट्टी पर जो है जो खेत को जुताई करके फसल वगैरह लाई, काम करके गया किसी दूसरे के। तो फिर कुछ खाने के लिए लाया, ऊँट लेके गया। तो यहाँ तक हो गया कहानी। उसके बाद में आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात कर रहे हैं। अब ये हो गया बहुत ज्यादा दुखी, भाई ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर बाद में ये गया किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास मतलब शल्य चिकित्सक के पास, कि भैया मेरा दिमाग खराब रहता है, मतलब इसके फ्यूज उड़ने लग गया भाई बाबूलाल के। तो फिर शल्य चिकित्सक ने क्या कर दिया, इसके कर दिया ऑपरेशन। ऑपरेशन किया मतलब शल्य, शल्य क्रिया करी, 3 छेद कर दिया भाई इसकी खोपड़ी में। इसकी खोपड़ी में क्या कर दिया, 3 छेद, 3 छेद कर दिए। गलत तरीके से इलाज किया तो इसकी हो गई मृत्यु। मृत्यु होने के बाद में ये डॉक्टर हो गया घबरा गया। डॉक्टर घबराया तो इसने क्या किया, आंशिक, इसका पहले तो आंशिक सेवादान किया। आंशिक सेवादान का मतलब है पहले इसको ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया, मतलब जंगल में फेंक दिया या फिर बाहर कहीं खुला छोड़ दिया। उसके बाद में इसको पूर्ण स्वादान किया। पूर्ण स्वादान मतलब मिट्टी के अंदर दफनाया, क्योंकि आंशिक स्वादान किया बाबूलाल बहुत ज्यादा परेशान। फिर इसका जो है भूत बना। भूत किसको बार बार जत के परेशान कर रहा है, डॉक्टर को। डॉक्टर ने वापस इसको सुलाया, किसके अंदर, पूर्ण स्वादान किया। पूर्ण स्वादान में वापस ये मिट्टी से जो है इस मतलब वापस निकल के आ गया। तो वापस इसको ऑपरेशन करने लगे। डॉक्टर बोला अब तो देखो इसका पूरा काम ही गेम बजाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, दाह संस्कार कर दिया। दाह संस्कार मतलब जो अग्नि से होता है ना, अग्नि से संस्कार, तो उसका कर दिया, लकड़ी लिया, जलाए, जला दिया, तो उसका फिर लाट छुड़ी और ये हो गया खत्म। तो फिर इसका डॉक्टर का पीछा छोड़ के किसे, बाबूलाल से। अब ऐसा करके फिर अब इतना बुरा चल रहा है धरती पे, तो शिव जी है, शिव जी के भाई त्रिनेत्र है, तीसरा नेत्र खुलेगा। तीसरा नेत्र खुलेगा तो क्या आएगा, भूकंप आएगा भाई। संसार में इतनी गलत काम होंगे तो भूकंप तो आएगा ही भाई। एक बेचारे से बाबूलाल को इतना कष्ट दिया फिर वो पहुंच गया, तो ये सब तो गलत है। तो फिर भूकंप हुआ, भूकंप आया तो क्या होगी। बट अब देखिए बाबूलाल मरा तो फिर मृत्यु भोज भी हुआ, तंदूर के साक्ष्य भी मिले, अलंकृत ईंटें भी थी, बेलनाकार मोहरे थी, वन कुंड आदि सब कुछ करने पड़े, ठीक है। ये चीजें करनी पड़ी, ठीक है। तभी बाबूलाल की आत्मा को शांति मिली और ये भूकंप से इनको राहत मिली, ठीक है। यहाँ तक जो है ऐसी जो है कहानी हो गई। और जैसे कहानी मतलब कैसे भी ओपन को याद करना है, मेन चीज ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही क्लाइमेक्स लाने के लिए बोल दिया। ठीक है, हम बात करें कालीबंगा की। कालीबंगा जो है सिंधी भाषा का शब्द है, शाब्दिक अर्थ जो है काली चूड़ी होती है। कहाँ पे है, वर्तमान में हनुमानगढ़ में है। प्राचीन जो ज्वाशवती या सरस्वती नदी है
वर्तमान में, जिससे गगन नदी बोलते हैं, आंतरिक प्रवाह की नदी है, ठीक है, गगन नदी। और इसके जो है कालीबंगा स्थित थी। उपनाम जो है निर्जन सभ्यता, दिनहीन सभ्यता क्यों है दिनहीन और निर्जन सभ्यता? क्योंकि यहाँ पे जो है कच्ची ईंटों का जो यूज किया जाता था, ठीक है, इस कारण। प्रथम व्यक्ति जिसने कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी तो एलपी टेसीटोरी है। कहाँ के निवासी? इटली के कर्मस्थली जो है इनकी बीकानेर रही है। एलपी टेसीटोरी ने जानकारी दी, ठीक है। तो अपन ने देखा ये कालीबंगा, काली चूड़िया, ठीक है, हनुमानगढ़, प्राचीन दिन इनकी सभ्यता, ये हो गया। इधर हो गया जिसने जानकारी दी वो कौन है? एलपी टेसीटोरी, इटली के थे और कर्मस्थली बीकानेर है इनकी। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कालीबंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष, 1952, ठीक है, 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। उत्खननकर्ता में बीबी लाल हो गई थी, अपने बताइए, ब्रजवासी लाल बोलते हैं इसका पूरा नाम। और बीके थापर है, बालकृष्ण थापर, 1961-69 के अंदर जो है इन्होंने, बीबी लाल ने, बीके थापर ने, दोनों ने इसकी जो है उत्खनन किया, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। खोज करता है अमलादन घोष, याद रह जाएगा, बताओ। उसके बाद में देखो कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बोला? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बोला। ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ से भी। तो दशरथ शर्मा कालीबंगा को तीसरी राजधानी बोला। उसके बाद में जो 5 स्तरों पर जो है उत्खनन किया, और प्राक हड़प्पा सभ्यता, नीचे के 2 स्तरों पर जो है प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले, और हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो है अवशेष ऊपर के 3 स्तरों से हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थल जो है साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से, देखो ये देखो, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो गया। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बोला, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आगे अगली स्लाइड है अपने, देखो कालीबंगा के अंदर 2 टीले थे, एक तो नगर टीला और एक दुर्ग टीला। दुर्ग टीला जो है ऊंचाई इसकी ज्यादा थी, और इसकी ऊंचाई जो है ज्यादा थी पश्चिमी टीला की, पूर्वी टीला की ऊंचाई कम थी, तो इसको नगर टीला बोला। यहाँ पे नगर वगैरह बसे हुए थे। और दुर्ग टीला कौन सा था? पश्चिमी टीला, ये ध्यान रखना है, 2 टीलों के अंदर बटा हुआ था। उसके बाद में देखिए कालीबंगा के देखो चारों तरफ कौन क्या थी? दोहरी प्राचीर भी थी। दोहरी प्राचीर मतलब सुरक्षा दीवार भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोहरी प्राचीर युग सभ्यता भी कहा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा जो है हाईटेक सभ्यता थी, जिसने अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखा हुआ था। उसके बाद में बात कर रहे हैं, देखो नोट क्या डालना है, कालीबंगा संग्रहालय जो है कहाँ पे है वर्तमान में? ये लेटेस्ट अपडेटेड है चीजें, हनुमानगढ़ के अंदर, और 1983 में जो इसकी स्थापना की गई। तो कालीबंगा जो संग्रहालय है हनुमानगढ़, स्थापना 1983 में। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कालीबंगा में शवाधान की पद्धतियां। वे देखे थे बाबूलाल को कैसे चले, तो पूर्ण शवाधान आयताकार कब्र में उत्तर की ओर सिर कंकाल के पास जो है दैनिक उपयोग की वस्तु है। युग्म शवाधान भी किए जाते थे, मतलब 2 जोड़ों को साथ में शवाधान। और उपयोग वस्तुएं जो है दैनिक चीजें की, जो भी उसका कांक्षा था, जो भी उसके मतलब लकड़ी थी और भी जो कुछ था, तो वो उसको उस साथ में उसके दफन कर दिया जाता, मतलब शवाधान की प्रक्रिया थी पूर्ण शवाधान। उसके अलावा देखो आंशिक शवाधान, इसमें गोल कब्र में दैनिक उपयोग की वस्तुएं ऐसी मतलब आंशिक रूप से शवाधान कर जाते हैं। कलश शवाधान के अंदर जो अपने दाह संस्कार होते हैं, मतलब राख वगैरह के जो है मिट्टी के कलश में वैसे करते हैं, तो दाह संस्कार का इसके अंदर प्रमाण है। तो कालीबंगा के अंदर जो पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और दाह संस्कार तीनों प्रकार के हैं पद्धतियां अपनाई गई थी। उसके अलावा देखो हम बात कर रहे हैं अन्य अवशेष, जुते हुए खेत, जो लकड़ी की तालियां, ऊंट और कुत्ता, नगर नियोजन व जल निकास पद्धति, ठीक है। उसके अलावा जो है सड़कें जो है समकोण पर काटती थी, मतलब ग्रिड प्रणाली थी, एकदम 90 डिग्री पे एकदम व्यवस्थित जचा हुआ था। उसके अलावा कच्ची व पक्की ईंटें, दोनों प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई, लेकिन कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है मकानों में किया हुआ है, इस कारण जो इसे बोलते हैं दीनी इनकी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, मुहरे जो है सेलगड़ी की बनी हुई होती थी। सेलगड़ी मतलब स्टेटाइट धातु होती है। बेलनाकार मुहरे मेसोपोटामिया से संपर्क प्रमाण, जो कि बेलनाकार मुहरे कहाँ पे प्रचलन था? मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया के मुहरे इधर मिलना मतलब मेसोपोटामिया से व्यापार रहा होगा, ऐसा कुछ। तो तंदूर के प्रमाण मिले, वो देखे थे अपने कहानी के अंदर, लिंक करोगे ना तो एक एक चीज आपको मिल जाएगी। पत्थर के बटखरे, ठीक है, पत्थर के मतलब बटखरे मतलब पत्थर के जो बाट है, वो वजन के लिए, नाप के लिए जो है प्रयोग किए जाते थे। उसके बाद में हम बात करेंगे मिट्टी का स्केल प्राप्त हुआ है, भूकंप के साक्ष्य, त्रिनेत्र, शिव जी की 30 किलोमीटर खुले तो क्या हुआ है? भूकंप आया ही है। फिर कांस्य दर्पण भी यहाँ मिला है, हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखना अपन को, जो भी चीजें है ना। फिर इससे देखो बाबूलाल की 6 छिद्र की रसीले चिकित्सा है, तो वो वाली है, तो इसके अंदर इससे क्या याद रखिएगा? 6 छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी जो है शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी यहाँ पे पाया गया है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा देखो अग्निकुंड यज्ञ के प्रमाण 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, तो यहाँ पे कर्म कांड भी होते थे, बलि प्रथा भी चलती थी, तो इससे ये प्राप्त होता है, ठीक है। उसके अलावा देखो इसके अंदर और क्या क्या मिला है, कालीबंगा से जो है मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। बाकी मातृ देवी की मूर्ति जो है और अन्य जो है इसके जैसे मोहनजोदड़ो है वहां से तो है मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ से जो है कोई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिलता है, अलंकृत ईंटें मिलती है, मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि मतलब 2 फसलें उगाते थे ये, प्रमुख रूप से गेहूं और जौ, ये ध्यान रखना। मिश्रित कृषि के साक्ष्य और प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो ये कालीबंगा सभ्यता की कुछ जानकारी थी जो यहाँ तक अपन ने पढ़ ली, और उम्मीद करता हूँ आपने समझ पाए होंगे, ठीक है। तो बस वही चीज है, कुछ कुछ इनको वापस से अपन को देखना है, और फिर अपन जो एमसीक्यू में करेंगे तो और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। इनको बस फैक्ट है तो पढ़ना ही पड़ेगा बस, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। अब देखिए हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, ठीक है। डॉक्टर विजय कुमार ताम्रयुगीन सभ्यताओं में गणेश्वर सभ्यता को सबसे प्राचीन मानते हैं, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता की सबसे प्राचीन सभ्यता है, इस कारण जो इसको जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसकी जननी कहा जाता है, ठीक है। किसने बोला, विजय कुमार, ठीक है, डॉक्टर विजय कुमार। वैसे पूछेगा नहीं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, इसे याद रखेंगे गणेश्वर। अब उसके बाद में बात करें गणेश्वर सभ्यता, सभ्यता से 2800 ईसा पूर्व के अवशेष प्राप्त होते हैं, ये आरबीसी क्लास 10 जो बुक है वहां से लिया गया है, ठीक है। 2800 ईसा पूर्व समझ पाए होंगे। वर्तमान में क्या देखेंगे तो अगर 2025 चल रहा है ना, तो 2025 के अंदर ये हो जाएगा 4825 साल पुरानी हो जाएगी, ठीक है ना। ये 2025 को इधर थोड़े से वैसे हैं, तो इधर हो जाएगा ईसा पूर्व के अंदर ही जोड़ लिया ना, 2800 तो वो पहले वाले और 2025 ये। अब बात कर रहे हैं हम पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर जो है किसको बोला जाता है, गणेश्वर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में तांबे की आपूर्ति इसी गणेश्वर सभ्यता से की जाती है, मतलब पूरी एक हब था ये। गणेश्वर सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो है सबसे ज्यादा जो है इसी यहाँ से जो है तांबे की जो आपूर्ति की जाती थी, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता था, ये ध्यान रखना। तो ये है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी आहट सभ्यता की, और आहट सभ्यता के अंदर जो आहट सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं, एच डी सांकलिया के अनुसार, एच डी सांकलिया, ठीक है। हसमुख धीरज सांकलिया ये इनका पूरा नाम था। बेराट सभ्यता 16 महाजनपद, अपन पता है बेराट और अवंती रोहत जो ऐसे 16 महाजनपद थे उनमें से एक था, अपने राजस्थान में था विराट, विराटनगर बोलते हैं जैसे, ठीक है। मत्स्य जनपद का जनपद था विराट, विराटनगर, ये ध्यान रखना है, 16 महाजनपदों में से एक था। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट थी। बेराट के अंदर देखो भीम डूंगरी, विजय डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये 3 डूंगरी थी। और मौर्य कालीन में सिंधु घाटी समकालीन अवशेष मिले, तो ये ध्यान रखना है कौन सी डूंगरी पर, भीम डूंगरी, विजय डूंगरी, महादेव डूंगरी पर मौर्य काल और सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन के अवशेष मिले। विराट का प्राचीन नाम जो है विराटनगर है, ये अपन बात कर लिया। मध्य प्रदेश की राजधानी थी कौन, विराट। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है, बेराट जयपुर के अंदर बाणगंगा नदी के किनारे होगी। 1936-37 में दयाराम साहनी ने खोज और उत्खनन कार्य किया। उत्खनन कार्य किसने किया, दयानंद सरस्वती ने 1936 और 37 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात कर रहे हैं 1962 और 63 के अंदर जो है नील रतन बनर्जी एवं कैलाश नाथ दीक्षित ने पुनः उत्खनन का कार्य जो है किस किया। तो पूछा जाएगा 1962-63 में नील रतन बनर्जी द्वारा क्या किया गया, तो पुनः उत्खनन का कार्य किया गया किसके द्वारा, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा। और खोज कौन करे, दयाराम साहनी ने किया थी 1936-37 में, और किसकी, बेराट सभ्यता की, ठीक है ना, बेराट सभ्यता। तो यहाँ तक हो गया, उम्मीद करता हूँ बेराट समझ पाए होंगे। तो ये हो गया। उसके बाद में बात कर रहे हैं, ये देखिए जैसे इसको देख आगे लेते हैं। बेराट के चारों तरफ प्रचुर मात्रा में पत्थर मौजूद थे, उसके बावजूद भी यहाँ भवनों मठों में ईंटों का प्रयोग किया गया। इन ईंटों को बनावर मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान है। बनावट जो है, इनकी बनावट जो है मोहनजोदड़ो की ईंटों के समान ही है। देखो यहाँ पे आसपास में देखो काफी सारे पत्थर थे, फिर भी मकान देखो ये बना रखे हैं मैंने, पत्थर टाइप से ही है ये, ठीक है। और फिर भी मकानों में क्या किया गया था, ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये ध्यान इससे रह जाएगा डायग्राम से ध्यान। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन आ गया एक, राजस्थान में मौर्य युग के अवशेष, मौर्य युग के अवशेष कौन से हैं, तो अपने
बेरा डूंगरी, खो डूंगरी, अचलगढ़ डूंगरी, तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। 2021 में आया भी है। तो बीजक डूंगरी से मिले। तो देखिए वापस से उस स्लाइड पे ले चलता हूँ मैं आपको। कौन सी स्लाइड है ये? देखो ये आ रही है। तो मौर्यकालीन और सिंधु घाटी समकालीन अवशेष कहाँ से मिले? भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है ये। इसके अलावा देखिए अपन कहाँ तक आ गए, इधर तक आ गए अपन ने। ये देख ही लिया क्वेश्चन, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है 6 से 7 कमरानुमा जगह ऐसे भवननुमा आकृति मिली है। कहाँ पे? बैराट में। तो जिससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है यार कि ये कमरे किस हिसाब से बने? तो यहाँ पे हो सकता है बौद्ध मठ रहे होंगे। ठीक है, जो पुरातत्ववेत्ता इतिहासकार जो बोलते हैं उसी के अनुसार हम मानेंगे कि यहाँ पर बौद्ध मठ रहे होंगे। तो बैराट से 6 से 7 कमरों का एक खंडानुमा जो है भवन मिला है, जिससे पुरातत्ववेत्ताओं ने इसे बौद्ध मठ बताया। ठीक है, बौद्ध मठ का है। पुरातत्ववेत्ता ने कुछ भी हो सकता है भाई, भवन मिले तो फिर। यह उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क जो है इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई है। 8 तो पंचमार्क और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं जो है प्राप्त हुई है। ये मुद्राएं बेराट पर यूनानी अधिकार को प्रमाणित करती है। तो इंडो ग्रीक मतलब यूनान से ही है। ठीक है, और यूनानी मुद्रा इधर मिलेगी। तो किससे? यूनान का जो है मतलब प्रभाव था इधर, वो पता चलेगा इस मुद्राओं के द्वारा। मान सकते हैं, पता नहीं असलियत क्या है, ये पढ़ना है बस अपन को। विराट से अशोक स्तंभ एवं गोल मंदिर के अवशेष जो है प्राप्त हुए थे। विराट से कौन से? अशोक स्तंभ और गोल मंदिर के अवशेष। विराट के निकट जो है अशोक का बाबरू शिलालेख प्राप्त होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। विराट के निकट अशोक का कौन सा शिलालेख प्राप्त होता है? बाबरू शिलालेख। और 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट ने जो है बाबरू शिलालेख को खोजा था। ये फैक्ट ही है जो इनको पढ़ना पड़ता है बस। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए अवशेषों का खजाना, बेराट बिचक पहाड़ी। ये जो है एक बार देखे, आगे ले चलता हूँ मैं आपको। पहले स्वर्ण मंजूषा कलश। ठीक है, बेराट में स्वर्ण मंजूषा प्राप्त होता है, जिससे अनुमानित गौतम बुद्ध के अस्थि के अवशेष। स्वर्ण मंजूषा प्राप्त है जिसके अंदर जो है कलश था। कलश के अंदर माना जाता है कि गौतम बुद्ध की जो है अस्थि, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध मठ भी थे। 6 से 7 कमरे को बौद्ध मठ बोल दिया, तो गौतम बुद्ध भी आए होंगे इधर और उनकी अस्थियां होगी इसी कारण। अब देखिए, देखिए अब महाभारत कालीन के अंदर हम बात करें, महाभारत काल के अंदर जो है, महाभारत कालीन के अंदर जो पांडु थे, ये क्या हो गया, कोई नहीं। पांडव थे ना, पांडव, जिसके अंदर भीम था, अर्जुन था, ठीक है। तो ये 5 पांडव और जो इनकी वाइफ थी, 5 पांडव और वाइफ कौन थी इसकी? तो देखिए पांडवों की जो पत्नी थी वो कौन है? द्रौपदी, द्रौपदी थी। ठीक है, और ये 5 पांडव थे। इनमें से जो सबसे ज्यादा बलशाली कौन था? भीम था। महाभारत कालीन जो अवशेष प्राप्त हुए भीम डूंगरी। भीम डूंगरी में जो है भीमताल नामक एक गड्ढा बना है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी को प्यास लगी और प्यास बुझाने के लिए जो है भीम ने जो है अपने पैर से जो है इस डूंगरी पे क्या माने लात मारी। लात मारी तो और पानी निकाल लिया, मतलब पानी ठीक है। तो ऐसा माना जाता है उससे। अब देखिए यहाँ पे बेराट से प्राप्त अन्य अवशेष की बात करें तो हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र, यूनानी मुद्राएं, पंचमार्क की मुद्राएं, मिट्टी से जो पकाई गई ईंटें, स्वास्तिक चिन्ह और इको साउंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। अकबर में जो है बेराट बेराट में टकसाल स्थापित की थी। अकबर ने जो है बेराट के अंदर टकसाल स्थापित की। यहाँ तांबे की सिक्के जो है डाले जाते थे, ये भी ध्यान रखना है। तो अपन का जो सिलेबस है कालीबंगा, पहाड़, गणेश्वर और बेराट, अपन ने देखो तीनों चारों जो है ये पढ़ लिए। अब इनके अलावा जो है वो चीजें भी अगर आए तो उनको भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये पढ़ना था अपने सिलेबस में मेन में, तो ये अपन ने कवर कर चुके हैं। उसके अलावा देखते हैं अभी और जो है अपन पढ़ लेंगे। आर्ट संस्कृति, आर्ट संस्कृति में मारवी चित्तौड़, गिलुन राजसमंद के अंदर, बालाथल उदयपुर में, ओजियाना भीलवाड़ा में और बागोर भीलवाड़ा में। ये चीजें ध्यान रखनी है। आर्ट संस्कृति के जो साक्ष्य है, वो कहाँ कहाँ से राजस्थान में कौन कौन सी जगह पे? मारवी चित्तौड़ में, गिलुन राजसमंद में, बालाथल उदयपुर में, ओजियान भीलवाड़ा में और बागोर जो है, बागोर ओजियान दोनों भीलवाड़ा में, ये ध्यान रखना। उसके बाद में ओजियान की सभ्यता पढ़ लेते हैं। ओजियान की सभ्यता कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। और कौन सी नदी पे है? कोठारी नदी पे। भीलवाड़ा में कोठारी नदी पे कौन सी सभ्यता? ओजियान की सभ्यता। ओजियान सभ्यता का संबंध आहट संस्कृति से जो है मिलता है। ओजियाना से लाल व काले मृदवान प्राप्त होते हैं। और बैल व गाय की मृद मूर्तियां, सिलबट्टा, ये जो है चीजें कहाँ से प्राप्त होती है? ओजियान की सभ्यता से।
उसके बाद में हम बात करते हैं गिलुन सभ्यता। गिलुन सभ्यता कहाँ पे मिलती है? राजसमंद बनास नदी पे, मोडिया मगरी, दो टीले प्राप्त हुए हैं जो कि आर्ट संस्कृति से जुड़ी सभ्यता है। ठीक है, ये दिखाते हैं। और 1957-58 में बीबी लाल और बीके बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन हुआ। और 1998 से 2003 में वी एस शिंदे, ग्रेगरी घोषाल के निर्देशन में जो है पुनः जो है इसका उत्खनन किया गया। किसका? अपने गीलोन की सभ्यता का। गीलोन सभ्यता कहाँ पे है? राजसमंद में है। वो टीले प्राप्त हुए हैं, आर्ट संस्कृति से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात कर ली 5 प्रकार के जो मिट्टी के बर्तन मिले। साधारण बर्तन, एक काला कलर का बर्तन, ठीक है, और एक पॉलिशदार जिसपे पॉलिश किया होता है, एक भूरा कलर का मिट्टी का बर्तन, लाल व काले रंग की दोनों। तो ऐसे ये 5 प्रकार के बर्तन प्राप्त हुए हैं। किससे? गीलोन सभ्यता से। उसके अलावा उत्खनन से प्राप्त अन्य वस्तुएं, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां, आग में पकी हुई ईंटें प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुई, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बालाथल सभ्यता बात करते हैं। बालाथल सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर में है। बाला किला ध्यान रखना है, अलवर में। और बाला काला बाला का देवता है, जो उनको तेजाजी बोलते हैं। तेजाजी को बोला जाता है काला बाला का देवता। उदयपुर जिले के बालाथल ग्राम में 1993 में वी एन मिश्र ने निर्देशन में जो है उत्खनन हुआ। किसका? अपने जो है बालाथल का, जो उदयपुर के अंदर है बालाथल सभ्यता, वी एन मिश्र के जो है 1993 में निर्देशन में उत्खनन हुआ। उसके अलावा देखिए आगे स्लाइड के अंदर लाल लेप मर्दवान से रेड स्लिप वेयर बोला जाता है, और यू आकार के चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए हैं बालाथल से। और उसके अलावा बालाथल से एक दुर्गनुमा जो है भवन मिला, जिसमें जो है 11 कमरे, एक दुर्गनुमा भवन है। ठीक है, जिसके अंदर जो है कितने कमरे हैं? 11 कमरे के साक्ष्य हैं। फैक्ट्स ये है, देखो इनका और कोई दूसरा चारा नहीं है। बालाथल में एक योगी मुद्रा है, जिसके समाधान के जो है साक्ष्य मिले। ये भी ध्यान रखना है। देखिए योग कर रहा है, योग वाली पोजीशन में ही है। ठीक है, दोनों पैर ऐसे, ये योगी मुद्रा में समाधान के साक्ष्य मिले। हो सकता है योग या तपस्या में बैठे हों, लंबे समय तपस्या करते करते प्राण भी त्याग लिए होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, क्या योगी मुद्रा के शिवादान के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो अपने बालाथल उदयपुर से मिले, जैसे क्वेश्चन बना है। तो ठीक है, यहाँ से जो है अपन की बालाथल सभ्यता योगी मुद्रा में शिवादान के साक्ष्य। बालाथल से एक विशाल मिट्टी की दीवार के घेराबंद के साक्ष्य भी मिले। विशाल मिट्टी की दीवार से मतलब सुरक्षा प्राचीर, जो अपने कालीबंगा में देखी थी ना, वैसे ही कालीबंगा में 2 ही सुरक्षा प्राचीर थी, और बालाथल में एक विशाल मिट्टी की घेराबंदी के साक्ष्य मिले। और इसके आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करते हैं। 4000 वर्ष पुराना कंकाल प्राप्त हुआ है, जो भारत में कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण है। तो कुष्ठ मतलब एकदम बहुत पतला सा है, उसमें बहुत भंगुर विकट दयनीय स्थिति के अंदर जो है हड्डियां जो थी, इनको मतलब प्रमाणित करके पुरातत्ववेत्ता जो है आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं। मतलब आपने देखा होगा सीआईडी के अंदर भी वो सालों के अंदर रिसर्च करता है, तो वैसे किसी ने रिसर्च किया होगा इस पे, जिससे 4000 वर्ष इसको पुराना कंकाल माना है। और कुष्ठ रोग, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिजीज होगी, मतलब भूखमरी होगी जहाँ, तो इस कारण कुष्ठ रोग के प्राचीनतम प्रमाण अपने जो है देखने को मिलते हैं। कहाँ से? बालाथल सभ्यता से। कहाँ पे है? उदयपुर में है। उसके अलावा देखिए बालाथल से प्राप्त अन्य वस्तुएं की पत्थर के मनके, मिट्टी के सांड की आकृति, ठीक है, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, कपड़े का टुकड़ा, तांबा औजार, नलकूप संकेत, ठीक है, लोहे के जो है औजार, ये सारी चीजें बालाथल से प्राप्त हुई है। सोंदी सभ्यता कहाँ की है? बीकानेर की है। 1953 में एक घोष ने इसकी जो है उत्खनन खोज की थी, मतलब उत्खनन कार्य किया था। इसे कालीबंगा प्रथम कहते हैं। कालीबंगा प्रथम किसे बोलते हैं? सोंदी सभ्यता को। और इसके अलावा देखो आहड़ में उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? आहड़ में उत्खनन प्रारंभ हुआ, तो इसको देखो ये है ही नहीं कोई प्रॉपर, मिसमैच है, पूरे डाटा नहीं है, इसको छोड़ो अभी। ठीक है, बागोर की सभ्यता, बागोर की हवेली कहाँ पे है? उदयपुर में ही है। तो बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी पे, ये शायद अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, फिर भी वापस आ रहा है तो देख लेते हैं। बार कुछ रिपीटेड है इसमें, तो एक बार देखो वापस देख लेते हैं इसको, बागोर की सभ्यता को। आया है तो इसके अंदर कुछ नया अपडेटेड होगा, तभी ऐड किया हुआ है शायद मेरा। भीलवाड़ा कोठारी नदी, बागोर की हवेली कहाँ पे है? उदयपुर में ही, ध्यान रखना है। भीलवाड़ा कोठारी नदी पे कहाँ कौन सी सभ्यता? बागोर की सभ्यता है। वी एन मिश्र ने नेतृत्व में उत्खनन हुआ। उत्खनन के दौरान जो है यहाँ से प्रागैतिहासिक काल के अवशेष मिले, जहाँ से 5000 से 4000 ईसा पूर्व के जो है बागोर से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, तथा मृत पशु के अवशेष भी जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाण है। आखेटक मतलब जो है शिकार वगैरह करते हैं, उनके होने का प्रमाण है। किससे? क्यों? क्योंकि मरे हुए जो पशु मिलेंगे तो उसका मतलब क्या, ये शिकार करते थे, पशुओं को मारकर अपना भोजन करते थे, ऐसे, तो इस कारण।
तो यहाँ तक जो है मैं मानता हूँ अपनी सभ्यता का टॉपिक आपके क्लियर होगा। बागोर से प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण जो है प्राप्त हुए। पशुपालन हो सकता है पशुपालन किया करते होंगे, उस कारण जो है उनके पशुओं के जो है अस्थि वगैरह मिले, साक्ष्य मिले। तो ऐसा भी हो सकता है आंखें टेकने होंगे, शिकारी ने होकर पशुपालन किया करते होंगे। उत्खनन अवशेष में मृत शरीर को घर में दफनाने तथा साथ में खाद्य पदार्थ, बर्तन, गिलास आदि जो है रखे जाते थे। तो ये रख देखो देने का उपयोगी वस्तु तो रखी जाती है, लेकिन घर में दफना करने की जो है शव को जो प्रथा है वो कहाँ से मिली है अपन को? तो बागोर की सभ्यता से मिली है। बागोर की सभ्यता कहाँ पे? बागोर की हवेली है देखा ना, उदयपुर के अंदर है। तो बागोर की सभ्यता से अपन को पता चला है कि यहाँ के अंदर जो है घर के अंदर मृतक को दफनाने के जो है साक्ष्य मिले हैं। बस इतना ही तो अपना बागोर में तांबे की छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। ये छोटा सा फैक्ट है जिसको ध्यान रखना है। उसके बाद हम जो एमसीक्यू करेंगे ना उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है अपनी जो है कंप्लीट हो चुकी है। कालीबंगा, पहाड़, गणेश्वर, बैराट, ये सारी जब अपन ने पढ़ ली। और एक दो बार आप वापस से देखेंगे ना तो हो जाएगा। कल से अपन जो है वापस इसी सीरीज के दौरान वापस इसी प्रकार मिलेंगे, और जिसके अंदर हम गुर्जर प्रतिहार वो पढ़ेंगे, जिसके अंदर राजपूतों की उत्पत्ति 8वीं से 18वीं सेंचुरी जो भी थी शताब्दी के अंदर, तो उस इतिहास को हम इसी प्रकार जो है रिपीट कर लेंगे। और मेरे से जितना हो पाएगा उतना अच्छा मैं करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।